आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 39। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर है पार्टनरशिप। ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है। इंडिपेंडेंट टॉपिक का मतलब ये कि इससे पहले लाजमी नहीं कि आपने लॉ का कोई भी दूसरा टॉपिक पढ़ा हो। जैसे इससे प्रीवियसली हमने एजेंसी का जो चैप्टर 8 कंप्लीट किया है, लेकिन अगर क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने एजेंसी का एक लेक्चर भी नहीं लिया तो वो भी आसानी के साथ इसको समझ सकता है। कंसेप्ट्स, कुछ दो कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो एजेंसी के यहाँ पे यूज होंगे, वो अगर किसी स्टूडेंट ने एजेंसी वाले चैप्टर के लेक्चर्स लिया हुआ उनके लिए आसानी होगी। लेकिन अगर किसी ने लेक्चर्स नहीं भी लिए हुए, प्रॉब्लम की बात कोई नहीं है, वो मैं यहाँ पे रिवाइज कर दूंगा। लेकिन अगर आपने लेक्चर लिए हुए तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और उन दो के अलावा बाकी सारे कंसेप्ट जो हैं वो इसी चैप्टर के अपने स्पेसिफिक कंसेप्ट हैं और आप आसानी से इंशाल्लाह उनको समझ लेंगे। इसके बाद जो चैप्टर 10 है हमारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसमें भी इसी तरह की सिचुएशन है कि वो एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है। आप उसको बगैर लॉ का इवन कोई एक लेक्चर लिए बगैर भी अगर आप वहां से भी स्टार्ट करते हैं तो आपको चैप्टर समझ आ जाएगा। पार्टनरशिप में भी ये सिचुएशन है। लेकिन बहरहाल अगर आपने इससे पहले चैप्टर 8 को कंप्लीट किया हुआ है, पढ़ा हुआ, उसके कुछ लेक्चर्स लिए हुए हैं, तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी एक जगह पे आके, जहां पे मैंने बताया आपको दो कंसेप्ट डिस्कस हो रहे होंगे। चैप्टर है हमारा पार्टनरशिप का। आपको याद होगा, आपको मैंने शायद किसी लेक्चर में ये बताया था कि दुनिया में 3 तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। कंपनी के बारे में हमने सारी डिस्कशन कर ली अपने कंपनी लॉ वाले पोर्शन में। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बारे में डिस्कशन हम करेंगे मर्केंटाइल लॉ में। तो मर्केंटाइल लॉ में जो ये कंसेप्ट है पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेट कर रहा है। कंसेप्ट आज हमने क्या पढ़ना है? डेफिनेशन एंड इसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप। कंसेप्ट क्या है? डेफिनेशन एंड इसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप। और इसमें डेफिनेशन अगर किसी स्टूडेंट ने समझ ली तो याद रखिए इस चैप्टर के आधे कंसेप्ट उसको समझ लग गए अगर सिर्फ डेफिनेशन समझ ली जाए। इसलिए इस डेफिनेशन को मैं जरा आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसमें कुछ कंसेप्ट्स को, सिर्फ ये नहीं कि मैंने आपको पढ़ा दिया, समझा दिया, रटा लगा दिया, इसके अंदर एक एक लफ्ज के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद एज यूजुअल राइस की बुक का रेफरेंस दिया, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1। जो स्टूडेंट आईकैप की बुक यूज कर रहे हैं उनका रेफरेंस दिया गया है चैप्टर 9 में, सेक्शन 1.1, 1.2, 1.3 है। और ये आपकी होम असाइनमेंट्स हैं। क्वेश्चन राइस की वॉल्यूम 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन 11। वॉल्यूम 2 में आज कोई क्वेश्चन नहीं है। और आईकैप की बुक अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके 14 तक होगा मेरा ख्याल में, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3 जो कवर कर रहे हैं, एग्जाम्पल 1 से 14। ये आपकी असाइनमेंट है। और असाइनमेंट आप रिटन फॉर्म में कर रहे हैं ना, आप लोग ज़बानी कलामी तो नहीं कर रहे ना कि देख के पढ़ लिया, समझ लगी, सोल्यूशन देख लिया, बस चल गया काम। नहीं, ऐसे नहीं करना, आपने रिटन फॉर्म में करना। हाँ, अगर किसी एक आधा दिन, बाजू का ऐसा होता है हफ्ते में किसी सब्जेक्ट का टेस्ट है या किसी दूसरे सब्जेक्ट का काम काउंटिंग का ज्यादा मिल गया, आपके पास टाइम कम है, तो ये आप कर सकते हैं हफ्ते में एक आधे दिन के लिए सिर्फ, कि सारी अगर केस स्टडी नहीं कर सकते, सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते, चले आधे कर ले रिटन फॉर्म में, आधे फिर रीडिंग कर ले, ठीक है। लेकिन रिटन फॉर्म में आपने इन क्वेश्चंस को डेली बेसिस के ऊपर लाजमी अटेम्प्ट करना है। किसी वजह से अगर सारे नहीं कर सकते तो जितना टाइम है, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रिटन फॉर्म में कर सकते हैं वो आपने करना है। स्टार्ट करते हैं जी अब डेफिनेशन एंड इसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप से। पहले पढ़ेंगे हम डेफिनेशन, और इस डेफिनेशन के अंदर ही सारे इसेंशियल्स कवर हो जाएंगे। और भी बहुत से कंसेप्ट्स हैं, तो आपको लगेगा शायद आज के लेक्चर में कुछ थोड़े से कंसेप्ट्स ज्यादा हैं, और बिल्कुल सही लगेगा क्योंकि बाकी ज्यादा है। रीजन ये है कि उन कंसेप्ट्स को मैंने अलग से भी एक्सप्लेन करना है, लेकिन जब मैं डेफिनेशन समझा रहा हूं इसी में अगर डिस्कशन कर दूं तो इससे फायदा ये होगा, एक तो डेफिनेशन ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी, हर कंसेप्ट को जब हम डिस्कस करें एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। प्लस जब फ्यूचर में उन कंसेप्ट्स को हमने दोबारा डिस्कस करना है तो आपको यूं लगेगा ये कंसेप्ट तो मैंने थोड़ा पढ़ा हुआ है, सिर्फ रिवीजन आपको महसूस हो रही होगी फ्यूचर में। तो आज के लेक्चर में सिर्फ डेफिनेशन और एसेंशियल, और एसेंशियल्स भी समझ लीजिए डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे। डेफिनेशन हम कवर करने जा रहे हैं किसकी? पार्टनरशिप की। कंसेप्ट शायद आपको महसूस होगा थोड़े से ज्यादा है, लेकिन याद रखें हैं सिंपल, ज्यादा है, लेकिन किसी भी कंसेप्ट को हमने अंदर नहीं घुस जाना उसके, सिर्फ सरसरी तौर पे उसको हम देख रहे होंगे। डिटेल में हर कंसेप्ट को हमने फ्यूचर में डिस्कस करना है। इसलिए अगर कोई भी कंसेप्ट ऐसा ना जो आपको समझ नहीं आता तो आपने परेशान नहीं होना, सारे कंसेप्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे तकरीबन सारे। अभी सिर्फ बेसिक्स आपके सामने रखा हूं। स्टार्ट करें जी। सबसे पहले कहता है पार्टनरशिप को समझना है आपने, तो इसकी डेफिनेशन समझिए। डेफिनेशन में क्या कहता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। यहां तो सारे करें या इनमें से कुछ, ये है डेफिनेशन। क्लियर होगी क्या? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, ये लोगों के दरमियान में रिलेशनशिप है, हु एग्रीड, जिन्होंने एग्री किया कि प्रॉफिट शेयर करेंगे किसी बिजनेस के,
वो बिजनेस चाहे तो सारे चलाएं, चाहे उनमें से कुछ एक चलाएं, कुछ एक ना चलाएं। यह सिंपल डेफिनेशन। अब इसका जरा एनालिसिस करते हैं। पहली चीज, ये डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन पार्टनरशिप की। कहता पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, सिंगुलर फॉर्म है प्लूरल। इसका मतलब ये हुआ पार्टनरशिप एक बंदे की कभी नहीं बनेगी। पार्टनरशिप में लाजमी है एक से ज्यादा लोग हों। पार्टनरशिप में लाजमी है एक से ज्यादा, एक बंदे की पार्टनरशिप कभी नहीं बनेगी। पर्सन्स कहा उसने। इसका मतलब अगर हमसे कोई पूछे कि भैया बताओ पार्टनरशिप में मिनिमम पर्सन कितने हो सकते हैं, मिनिमम, तो हम क्या कहेंगे 2। और अगर कहे मैक्सिमम तो हम कहेंगे डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे, डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे। नॉर्मली मैक्सिमम होते हैं 20, नॉर्मली कितने हैं 20, लेकिन समटाइम्स 20 से कम भी हो सकते हैं। जैसे बैंकिंग बिजनेस में कितने होते हैं मिनिमम, मैक्सिमम 10 मेंबर्स। अगर बैंकिंग बिजनेस में 10 से ऊपर जाना है या नॉर्मल बिजनेस में 20 से ऊपर जाना है तो पार्टनरशिप नहीं जा सकती, कंपनी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, कंपनी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, पार्टनरशिप के तौर पे नहीं जा सकती। इसी वजह से आप देखे होंगे जो ज्यादातर बैंकिंग बिजनेस है वो कंपनीज हैं। पाकिस्तान में जितने भी बैंक्स हैं वो कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है, ठीक, बिकॉज पैसों का काम होता है। 10 बंदों की नहीं इतनी हिम्मत होती इतने पैसे इकट्ठे करें, 10 से ज्यादा। क्या 20 से कम हो सकते हैं मैक्सिमम तादाद बैंकिंग बिजनेस में? और अगर प्रोफेशनल सर्विसेज वाला बिजनेस हो तो तादाद 20 से ज्यादा भी हो सकती है, 20 से ज्यादा भी हो सकती है, मोर देन 20 भी हो सकती है। प्रोफेशनल बिजनेस कौन से होते हैं? सीए फर्म्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये भी सारे प्रोफेशनल। प्रोफेशनल सिर्फ अकाउंटेंट ही नहीं होते, लॉयर्स भी प्रोफेशनल है, डॉक्टर्स भी प्रोफेशनल है। तो ये पर्सन्स वाली बात समझ आई। मिनिमम पार्टनरशिप में कितने पर्सन होने चाहिए? मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 20 नहीं बोलना, कहना है डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे, नॉर्मली 20, लेकिन पार्टनरशिप बैंकिंग बिजनेस है मैक्सिमम 10 और प्रोफेशनल सर्विसेज वाला बिजनेस है मैक्सिमम 20 से ज्यादा भी जा सकते हैं। अगर नॉर्मल बिजनेस है कोई मैक्सिमम 20 मेंबर्स, अगर 21वें को ऐड करना है क्या करना पड़ेगा? कंपनी में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। पर्सन्स का मतलब समझ आ गया, प्लूरल है तो कितना तादाद बता दी। पर्सन्स का एक और मतलब है, कौन से वाला पर्सन? वो जो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो। एजेंसी में ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था, मैं थोड़ा कंपिटेंट टू के किसको कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एजेंट को कि प्रिंसिपल को? शाबाश, प्रिंसिपल को। और मैं बताया था कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? 18 साल से उम्र ज्यादा होनी चाहिए, 18 साल से कम वाला कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा डिबेटेबल बात है 18 साल से कम वाले के लिए, लेकिन उसको हम बाद में छेड़ेंगे, अभी नहीं छेड़ना। तो यहां पे जो पर्सन्स हैं वो कौन होने चाहिए? मेजर, माइनर नहीं। माइनर याद रखे एग्रीमेंट नहीं कर सकता, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। माइनर पार्टनर ये लिख ले, एग्रीमेंट को छोड़े, सिंपल बात देखिए, माइनर कभी भी पार्टनर क्या किसी एक एक्सप्रेशन में बन सकता है? कभी भी नहीं बन सकता। तो यहां पे पर्सन से कौन बता दे? मेजर। और कितने होने चाहिए? कम से कम 2, ज्यादा ज्यादा नॉर्मली 20, बैंकिंग है तो 10, प्रोफेशनल है तो मोर देन 20 भी हो सकते हैं। पर्सन वाली बात समझ आ गई। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। अब अगली बात सुने, हु हैव एग्रीड, जिन्होंने एग्री किया है। अच्छा, क्या एग्री किया है वो बाद में देखते हैं। एग्री किया है तो मतलब कोई एग्रीमेंट भी होगा कि नहीं होगा? अच्छा बताइए, लॉ क्या कहता है जनरली कि एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होना चाहिए कि ओरल होना चाहिए कि दोनों हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं, शाबाश। हाँ, कुछ एग्रीमेंट है 3-4 तरह के जिनका रिटन होना जरूरी है, उनके अलावा जनरल रूल क्या है? ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। अच्छा, आप प्रैक्टिकली आप बताइए, आप किसके साथ एग्रीमेंट करेंगे? आपको पता है ओरल भी हो सकता है, रिटन भी। ज्यादा बेहतर कौन सा है? रिटन। अच्छा, रिटन एग्रीमेंट में क्या तय होता है? कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन। आप भाईजान के साथ मिलकर पार्टनरशिप बना रहे हैं, आप क्या कुछ एग्रीमेंट में तय करेंगे? वो जो एग्रीमेंट होता है ना उसे कहते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट या कहते हैं पार्टनरशिप डीड। जरा बताइए आप क्या कुछ तय करेंगे? हाँ भाई, क्या तय करेंगे इनके साथ? बताएं एग्जाम्पल। पार्टनरशिप करना, हाँ जी, हाँ। कैपिटल पैसे कितने लेके आओगे? पहले तो हम तादाद लिखते हैं ना कितने पार्टनर्स हैं, फिर कैपिटल कितना लेके आओगे, और हाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी?
ठीक है, कितना प्रॉफिट ले कितना लेके जाओगे। और राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगी पार्टनर्स की, कौन क्या काम करेगा। आपने काउंटिंग में पार्टनरशिप का क्वेश्चन किया कभी? किया हुआ, आधा मसला हल हो गया। उसमें जो कुछ चीजें पार्टनर्स को दी जाती थी ना, वो सारी इधर तय होंगी। पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या क्या दिया जाता था? कमीशन, हाँ, अगर दिया जाना है कितना दिया जाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी सैलरी अगर देनी है, प्रॉफिट की शेयरिंग रेशियो कितनी होगी, कैपिटल कितना लाएंगे हर पार्टनर, ये सारी चीजें। और 2-3 और चीजें भी है, वो भी लिखी होंगी, लेकिन मेन चीजें मैंने आपको बता दी जो मैंने आगे चल के इस चैप्टर में यूज करनी है। क्या? कैपिटल, राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टनर्स की, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। और अगर किसी पार्टनर को कोई सैलरीज, इंटरेस्ट या कमीशन वगैरह मिलना है, वो लिख दिया जाता है। वो अगर लिखा होगा तो फिर मिलता है, वरना नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग में और सैलरीज, इंटरेस्ट या कमीशन में एक फर्क होता है। आपने किसी को पार्टनर बनाया ना, आपने अगर प्रॉफिट एंड लॉस शेयर नहीं, उसके साथ एग्री नहीं भी किया ना, फिर भी आपको देना होता है। एग्री नहीं भी किया फिर भी प्रॉफिट एंड लॉस तो अंडरस्टूड होता है, पार्टनर को मिले ही मिलेगा। लेकिन सैलरीज, इंटरेस्ट, कमीशन वगैरह ये उस वक्त मिलते हैं अगर एग्री किया हो। याद है पार्टनरशिप के हर सवाल में प्रॉफिट एंड लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन आप करते थे, चाहे क्वेश्चन करे कहे ना कहे। लेकिन सैलरीज, इंटरेस्ट, कमीशन वगैरह किसी क्वेश्चन में होते थे, किसी वो जिस क्वेश्चन में कहता था और जिस पार्टनर को कहता था, आप उसी से सबको तो नहीं देते थे, प्रॉफिट एंड लॉस सबको देते थे। ये फर्क ध्यान में रखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस हर पार्टनर का पैदाइशी हक है, लेकिन जो सैलरीज, जो इंटरेस्ट, जो कमीशन वगैरह है, अगर एग्रीमेंट में लिखा होगा फिर मिलेगा, वरना एग्रीमेंट समझ लग गया? एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें शामिल होगी। चलें अब क्या कह रहा था, डेफिनेशन में दोबारा चलते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। ये बात मुझे बड़ी अजीबोगरीब लगी, टू हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। मैंने कहा ठहरो, इसका मतलब ये है, ये मुझे लगता है तुम लॉस लिखना भूल गए हो, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि बिजनेस में प्रॉफिट, लॉस भी तो होगा। तो जो पार्टनर्स हैं उन्होंने प्रॉफिट का शेयर एग्री करना है, तो लॉस कौन बेयर करेगा? लॉस भी तो जाएगा उनको, लॉस भी तो शेयर करेंगे। लॉस क्यों नहीं लिखा? क्या लॉस पार्टनर को नहीं जाएगा? नहीं, अंडरस्टूड। लॉ में एक ही ज़हन में रखिएगा, एक एक लफ्ज में कंसेप्ट छुपा होता है। बाज़ औक़ात कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी होती। ये अंडरस्टूड नहीं है, इसके पीछे एक कंसेप्ट है। उसने कहा सुन, 3 पार्टनर ए, बी, तीनों ने मिलके बिजनेस शुरू किया। ए और बी एक्सपर्ट हैं किसी चीज के, समझ लीजिए कि ये वकील है, कमाल के वकील है, लेकिन इनको कचहरी के करीब ऑफिस चाहिए जो नहीं मिल रहा, महंगा मिल रहा है, पैसे नहीं है। सी वकील नहीं है, सी ने कहा मैं पैसे देता हूँ, करोड़ रुपया देता हूँ, अपना जरा अच्छा सा बिजनेस बनाओ, लेकिन इसमें फिर मुझे प्रॉफिट भी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो ए बी सी मिलके, ए लेके आया कैपिटल, सी लेके आया कैपिटल, ए और बी करेंगे काम। पहले बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है कि कुछ पार्टनर कैपिटल लेके आए और कुछ कैपिटल ना लेके आए? ये ज़हन में रखिएगा। इसका मतलब अगर आपसे कोई कहे ये बंदा उस बिजनेस में कैपिटल इसने नहीं डाला इसलिए कंफर्म है ये पार्टनर नहीं है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता, बाकी चीजें देखेंगे। कैपिटल कंट्रीब्यूशन लाजमी नहीं है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, सी ने कहा भाई ठहर जाओ, मैंने तो पैसा लगा लिया, लेकिन हो सकता है ऐसा तुम लोग सही केस ना लड़ो और लोग तुम्हारे पास आना छोड़ दें, नुकसान हो, तो मेरे साथ एग्रीमेंट करो। क्या? प्रॉफिट होगा तो हम बराबर के हिस्सेदार हैं, प्रॉफिट होगा तो हम बराबर के, लॉस हुआ तो तुम बराबर के हिस्सेदार हो, मैं लॉस शेयर नहीं करूंगा। क्या ये फरमाइश पूरी करना सी की पॉसिबल है? यस। लॉ ने इसीलिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है who have agreed to share profits of a business, प्रॉफिट्स एंड लॉस नहीं कहा। मतलब क्या हुआ? बिजनेस के प्रॉफिट शेयर करना लाजमी है, पार्टनर्स के लिए लॉस शेयर करना लाजमी, पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट शेयर करना लाजमी है, पार्टनर्स के लिए लॉस शेयर करना। ये बात समझ आ रही है? तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्योंकि एक ऐसा पार्टनर हो प्रॉफिट में तो शेयरिंग हो, लॉस में शेयरिंग ना हो? पॉसिबल है। क्लियर हुई बात? ये शेयर प्रॉफिट वाली बात समझ आई? अच्छा, आप देखिए जरा, इसमें एक और ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट थोड़ा बड़ा है। स्टेटमेंट बोलने लगा आपने ट्रू और फॉल्स करना है। हर पार्टनर प्रॉफिट शेयर करेगा
हर पार्टनर के लिए लाजमी है कि प्रॉफिट शेयर करे, लेकिन हर बंदा जिसके साथ प्रॉफिट शेयर किया जा रहा है लाजमी नहीं वो पार्टनर हो। बात समझ आई? नहीं समझ आई ना बात? हर पार्टनर के लिए जरूरी है प्रॉफिट शेयरिंग हो, लेकिन हर बंदा जिसके साथ प्रॉफिट शेयरिंग हो लाजमी नहीं कि वो पार्टनर हो। यानी पार्टनर लाजमी तौर पे प्रॉफिट शेयर कर रहा होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में जिनके साथ प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं और वो पार्टनर नहीं होते। ये समझाना चाह रहा हूं। ये बात समझ आ रही? नहीं समझ आ? अब कहे सर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एक्सप्लेन विद, अच्छा एग्जांपल किस चीज की दूं? सर वो एग्जांपल दीजिए जिनमें किसी पर्सन के साथ प्रॉफिट शेयर किया जा रहा होगा, वो पार्टनर नहीं होगा। मुझे ये बताइए पहली एग्जांपल, ये एग्जांपल्स है सारे, ये मैंने 1 बाय 1 6 एग्जांपल्स हैं, ये मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। इनके ऊपर एग्जांपल की वजह एक्सेप्शंस क्यों लिखा है ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल बता रहा हूं। एग्जांपल किस चीज की थी भाई? किस चीज की एग्जांपल सिखा रहा हूं आपको? भूल गया मैं। सर आपने कहा कि ऐसा कोई बंदा हो सकता है कि जिसको प्रॉफिट ना मिल रहा हो लेकिन वो प्रॉफिट मिल रहा हो लेकिन वो पार्टनर ना हो। बिल्कुल ऐसी एग्जांपल। अच्छा पहली चीज, हमें पैसों की जरूरत थी, बैंक के पास गए, बैंक ने उधार दिया, बैंक बदले में क्या लेगा? सूद। सूद, और सूद लेगा, खुद तो जहन्नुम में जाएगा। हम भी गए, हमने कहा नहीं भाई सूद तो नहीं, हमने बिजनेस करना है, सूद नहीं करना, लोन नहीं लेंगे। घर बैठे हुए हैं, हमारा कोई अजीज रिश्तेदार मिलने वाला फ्रेंड आया, उसने कहा यार मेरे पास कुछ सेविंग है, मैं पैसे तुम्हारे बिजनेस, तुम्हें पैसों की जरूरत है, पैसे डालने को तैयार हूं, लेकिन हम सूदी कारोबार नहीं करेंगे। ऐसे करते हैं, बिजनेस में तुम्हारे मैं पैसे डालता हूं, तुम्हें जितना प्रॉफिट हो ना उसका 5% मुझे दे देना। 5% इंटरेस्ट की बजाय बेहतर है 5% प्रॉफिट आ जाए। ठीक, तो इसमें अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा मुझे पैसे ज्यादा मिलेंगे, प्रॉफिट कम होगा तो कम मिलेंगे, कोई बात नहीं। क्या ये टर्म एग्री की जा सकती है? बिल्कुल एग्री की जा सकती है। इस सिचुएशन में अब जो लेंडर ऑफ मनी, लेंडर कौन होता है भला? जो हमें पैसे उधार देता है, जिसे अकाउंटिंग में आप कहते हैं, हाँ नहीं लॉ में क्रेडिटर ही कहते हैं, अकाउंटिंग में लेंडर कहते हैं शायद, लेंडर अकाउंटिंग के, हाँ बहरहाल चलें एक ही बात है। क्रेडिटर अकाउंटिंग में शायद उसको कहते हैं जिससे सिर्फ उधार चीजें लेते हैं, जिससे उधार पैसे लेते हैं ना, अकाउंटिंग में उसे हाँ क्रेडिटर ने लेंडर कहा जाता है। हाँ लेकिन लॉ में लेंडर भी कह सकते हैं, क्रेडिटर भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो लेंडर ऑफ मनी अगर किसी से पैसे लिए, उसको बदले में सूद की बजाय प्रॉफिट पे शेयर दे रहे हैं, क्या वो पार्टनर बन गया हमारा? प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है लेकिन वो पार्टनर नहीं है। आगे चलते हैं। मेन रूल क्या है? मेन रूल ये है पार्टनर के साथ प्रॉफिट शेयर होता है, लेकिन हमने देखा कि अब एग्जांपल क्या पढ़ रहे हैं, कुछ एक्सेप्शंस ऐसी होती हैं जिनमें प्रॉफिट शेयर हो रहा होगा, वो बंदा पार्टनर नहीं है। दूसरी एग्जांपल, एम्प्लॉय और एजेंट। अकाउंटिंग में आपने कोई फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में इस तरह की एडजस्टमेंट की कि मैनेजर इज टाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या आफ्टर चार्जिंग सच, याद है हमारे जमाने में इस तरह की एडजस्टमेंट होते थे, अभी भी होती है। हाँ, तो हम किसी एम्प्लॉय को, मैनेजर को प्रॉफिट का 10% सर्टन परसेंटेज देते हैं। इसका मकसद ये होता है कि वो फिर प्रॉफिट मिला ना तो वो दिन रात खूब मेहनत करे, प्रॉफिट हो उसका भी फायदा हो हमें भी फायदा हो। 10% वो ले जाए, 90% तो हमारे पास आएगा। तो मैनेजर को जब ये ऑप्शन दी जाती है ना, वो फिर खूब मेहनत करते हैं प्रॉफिट के लिए। इस एम्प्लॉय या कोई एजेंट वगैरह, सेल्स एजेंट को भी बाजू का ऑप्शन, इसको प्रॉफिट का शेयर मिल रहा होगा, क्या वो पार्टनर बन गया? क्या हम उसे कहेंगे आओ बिजनेस के बारे में फैसले करो? नहीं। तो ये दूसरी एग्जांपल, प्रॉफिट शेयर हो रहा है लेकिन वो पार्टनर नहीं है। तीसरी एग्जांपल, विडो, किसके? पार्टनर के, या विडो के साथ उसका चाइल्ड भी आ सकता है, बच्चा। मुझे ये बताइए, जब किसी पर्सन की डेथ होती है, उसकी प्रॉपर्टी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव में वाली वारसान में डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक पार्टनर की अगर डेथ हुई, फर्ज कीजिए उसका एक ही वाली वार, एक इकलौता बेटा है, वही वारिस है, क्या पार्टनर की डेथ होने पे ऑटोमेटिकली वो बेटा फर्म में पार्टनर बन जाएगा? क्यों? क्योंकि सारी जायदाद तो उसी को मिलनी है। हाँ, एग्रीमेंट नहीं उसके साथ, पार्टनरशिप क्रिएट होती है एग्रीमेंट की वजह से। जिसकी डेथ हुई थी उसके साथ तो एग्रीमेंट किया गया था, उसकी डेथ हो गई, उसके बेटे वाली वारसान ऑटोमेटिकली पार्टनर नहीं बनेंगे। अगर आपने पार्टनर बनाना है तो लैदा सन के साथ एग्रीमेंट कर लें, फिर बन सकते हैं। ऑटोमेटिकली ऑन डेथ वो पार्टनर नहीं बनेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप क्रिएट होती है एग्रीमेंट की बेस पे। ठीक है, उसकी तरफ मैं अभी आता हूं थोड़ी देर में।
अब विडो या चाइल्ड है, ये तो कंफर्म हो गया ऑटोमेटिकली वो पार्टनर। अब फर्म ने करना क्या होता है, फर्म ने पहले तो ये डिसाइड करना था यार वो पार्टनर अच्छा बना था हमारा, उसकी डेथ होगी, अब क्या करें, इसके विडो या चाइल्ड को किसी को पार्टनर बनाना है। वो कहता नहीं जरूरत नहीं यार, उसके बगैर ही काम चल रहा है, ठीक है ना बनाए पार्टनर, कोई मसला नहीं है। ये लोग ये नहीं कह सकते कि हमें पार्टनर बनाओ, नहीं कह सकते। हाँ ये क्या क्लेम कर सकते हैं, हाँ जो पैसा इन्वेस्ट किया भैया वो तो दो हमें। जो डेथ हुई है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, किसी कंपनी के शेयर होते हैं अगर, तो वो डेथ हो जाए शेयर होल्डर्स की, उसके वाली बात में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कोई जायदाद हो, प्रॉपर्टी हो, डेथ हो जाए वाली बात में डिस्ट्रीब्यूट होती है। पार्टनरशिप में जो पैसे लगाए हुए हैं, डेथ हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यस होगी। अब फर्म के पास दो ऑप्शंस हैं, फर्म के पास इन विडो या चाइल्ड को ऑफर करने के लिए दो ऑप्शन देंगे। पहली ऑप्शन, ये लें पैसे पकड़े भागे, आज के बाद आपके रास्ते और हमारे और, ये तो सब, लेकिन पैसे नहीं है, पैसे नहीं, तो फर्म इनको ऑप्शन देगी। क्या ऑप्शन, आप चाहें तो हमसे, जब तक हम आपको पैसे रीपे नहीं करते कैपिटल के, हर साल 6% पर एनम के लिहाज से इंटरेस्ट लेते रहे। इंटरेस्ट जो फिक्स कर दिया वो इंटरेस्ट ही होता है, प्रॉफिट थोड़ा ही होता है, इंटरेस्ट लेते रहे। और अगर आप इंटरेस्ट को पसंद नहीं करते तो फिर जितना प्रॉफिट शेयर उस पार्टनर का बनता था, मरहूम पार्टनर का, उतना प्रॉफिट शेयर आपको मिलता रहेगा। बताइए, अब आप फैसला कीजिए। दो ऑप्शन दी जाएंगी, कौन ऑप्शन दे रहा है, फर्म, किसको, विडो या उसके चाइल्ड को। क्या ऑप्शन दी जा रही है कि जब तक हम आपके पूरे पैसे वापस नहीं करते, इन पैसों पे या तो इंटरेस्ट ले लें, या जितना प्रॉफिट का शेयर उस पार्टनर को की जिंदगी में मिलता था हम उसको देते थे, अब वो हम आपको देंगे। दो में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करें, बताएं क्या करते हैं। वो उसकी मर्जी है, वो चाहे इंटरेस्ट, देखिए हम ला पढ़ रहे हैं, हम इस्लामियात नहीं पढ़ रहे, उसकी मर्जी है, हम उसे ये नहीं कहेंगे, ठीक है समझाने को समझा सकते हैं उसे, लेकिन अभी मैं आपको ला पढ़, हम दोनों, वो कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ना एग्जाम में वो इंटरेस्ट है, आप कहते सर आपने तो एग्जाम्पल दी थी प्रॉफिट वाली, कोई भी कह सकते हैं, हम उस लिहाज से उसको। अब अगर वो ऑप्शन प्रॉफिट की सेलेक्ट करते हैं, उन्हें प्रॉफिट का शेयर जा रहा होगा वीडियो को, इसका ये मतलब हमारे पार्टनर है, नहीं पार्टनर नहीं है, निकले रे बात, पार्टनर नहीं। अगली एग्जांपल, प्रीवियस ओनर। अच्छा ये एग्जांपल जो है ना, ये सीफैप की काउंटिंग में आप पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशन। ये प्रीवियस ओनर, ये टेक्निकल एग्जांपल है, मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक भाई ने हाल रोड पे दुकान बेच रहे थे, हम खरीदने के लिए गए, हमने कहा कितने की, उसने कहा 5 करोड़ की। हमने कहा पागल हो, साथ वाला तो 3 करोड़ में बेच रहा है अपनी दुकान, तुम्हारी का एरिया उतना ही, तुम 5 करोड़। कहता है नहीं नहीं सर, मेरी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे दुकान है, आप देखें ये 2 साइड ही दुकान है, और जब बंदा मार्केट में आता है सबसे पहले उसकी नजर मेरी दुकान भी पड़ती है, और आधे से ज्यादा कस्टमर जो मार्केट में आते हैं वो मेरी दुकान से होकर गुजरते हैं, तो इस वजह से मेरी सेल बहुत ज्यादा है। हमने कहा भाई हमें क्या पता कितने कस्टमर आते हैं कितने, वो तो हम बिजनेस करेंगे तो फिर पता चलेगा ना, हम आपको 3 करोड़ देंगे। उसने कहा अच्छा सर जी ऐसा करते हैं, दरमियानी रास्ता निकालते हैं, जरा रास्ता सुनिएगा क्या है, आप 3 करोड़ मुझे अभी दे दें, ये तो सेटलमेंट होगी, बाकी आप बिजनेस करें, अगर आपको मुनाफा हुआ तो आप मुझे एक्स्ट्रा पैसे दीजिएगा, अगर आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं हुआ, सुपर प्रॉफिट नहीं हुआ, तो फिर मुझे पैसे ना दीजिएगा। लेकिन अगर आपको सुपर प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब यह है कि मेरी दुकान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ऐसी कि ज्यादा ग्राहक आता है, तभी सुपर प्रॉफिट होगा ना। हमने कहा ये ठीक है, तो इसमें हम सिक्योर हो जाएंगे। अब अगर हम उसके साथ एग्रीमेंट ये करते हैं कि फ्यूचर में अगर प्रॉफिट हुआ तो जितना प्रॉफिट हुआ उसका 1% आपको 10 साल तक देंगे, 1% आपको 10 साल तक। अगर इस तरह का एग्रीमेंट, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्रीमेंट है, लेकिन इसमें दोनों पार्टी सिक्योर है कि अगर फ्यूचर में सुपर प्रॉफिट होता है तो फिर जाहिर है उस चीज की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। अगर हम इस प्रीवियस ओनर से बिजनेस खरीदा और प्रीवियस ओनर को एग्रीमेंट के मुताबिक 1% हर साल देते हैं, क्या वो हमारा पार्टनर बन जाएगा? तो हर बंदा जिसके साथ प्रॉफिट शेयर किया जाए लाजमी नहीं वो पार्टनर हो, ये एक्सेप्शन है। अगली एक्सेप्शन, माइनर। अच्छा इस एग्जांपल में तो उस बंदे की डेथ हो गई थी ना, अब डेथ नहीं हुई, वो बंदा जिंदा है, लेकिन उसे पता है यार एक ना एक दिन मैंने मरना है। अब उसका एक बेटा है, उसकी उम्र है 15 साल, और वो चाहता है कि अपनी जिंदगी में उसकी ट्रेनिंग कर दे कि बिजनेस कैसे चलाना है। और वो दूसरे पार्टनर को कहते हैं यार ऐसा करो, इसको भी पार्टनर बना दो, मैं ऐसा ऐसा इसकी ट्रेनिंग करूंगा क्योंकि मेरे पास सारा हिस्सा इसी को मिलना। क्या उस माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है? यहां पढ़ा है हमने, नहीं बनाया जा सकता।
लेकिन उस माइनर को पार्टनरशिप में ऐड किया जा सकता है ना जी बात, कि माइनर को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता लेकिन पार्टनरशिप में ऐड किया जा सकता है। क्या बताया? माइनर को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता लेकिन पार्टनरशिप में ऐड किया जा। इसका मतलब क्या हुआ? समझ नहीं आया? इसका मतलब यह है, लॉ ने कहा माइनर को जरा थोड़ी ट्रेनिंग के लिए आप इसको एडमिट कर सकते हैं इनटू पार्टनरशिप। इसे कहते हैं माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या कहते हैं? माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या होगा? बेनिफिट का लफ्ज गौर से समझना है। इसके दो इफेक्ट है, माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के दो बड़े इफेक्ट। पहला फैक्ट, माइनर पार्टनर नहीं है, ये बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में हिस्सा नहीं ले सकता। लॉ कहता है, लॉ की एक जनरल असम्पशन होती है कि माइनर अपने अच्छे और बुरे की पहचान नहीं रखता। ये एक लॉ की नॉर्मल असम्पशन होती है कि माइनर अपने अच्छे और बुरे की पहचान नहीं रखता। और माइनर किसको कहते हैं? 18 साल से कम उम्र, 18 साल से। माइनर पार्टनर नहीं होगा लेकिन उसे बेनिफिट्स में एडमिट किया, मतलब फर्म का जो प्रॉफिट या लॉस है वो उसको जाएगा, फर्म के लिए वो लायबल नहीं होगा, फर्म के एक्ट्स के लिए वो लायबल नहीं होगा। ये प्रॉफिट या लॉस में और लायबिलिटी में फर्क होता है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है। अभी फिलहाल सिर्फ इतना ध्यान में रखें, क्या माइनर को पार्टनरशिप में ऐड किया जा सकता है? अल्फाज सुनिए मेरे, मैंने ये नहीं कहा माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, ये नहीं कहा। क्या कहा? क्या पार्टनरशिप में ऐड किया जा सकता है? भाई यस, लेकिन एज पार्टनर नहीं, एज माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो फर्म, वो घर में बैठा होगा, वो घर में बैठा होगा, फर्म में डिसीजन मेकिंग में हिस्सा नहीं लेगा। फर्म को प्रॉफिट होता है, उसे प्रॉफिट पहुंचेगा, लॉस होता है उसकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी उतने से। लेकिन अगर फर्म किसी की देनदार निकलती है, वो देनदार में शामिल नहीं होगा। माइनर कभी भी देनदारों में शामिल नहीं होगा। एड बेनिफिट्स का मतलब ये कम बेनिफिट है, ठीक है। ये भी आगे चलेंगे तो आपको आगे चल के पता चलेगा ये कितना बेनिफिशियल है। आगे चलते हैं हम, ट्रांसफरी। अच्छा, कंपनी के केस में क्या कंसेप्ट था? मैं अपने शेयर किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकता हूं, था? क्या पार्टनरशिप में मैंने पैसा लगाया, मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, मैंने पार्टनर से कहा मेरा पैसा वापस, उन्होंने कहा पैसा तो तुम्हारा लग चुका प्रोजेक्ट्स में, अब तो वापस नहीं मिल सकता। मैंने कहा मैं क्या करूं, मुझे पैसों की जरूरत है। क्या जिस तरह मैं कंपनी में अपना शेयर को मार्केट में सेल कर सकता था, पार्टनरशिप में अपना शेयर जो है, शेयर कैपिटल तो नहीं है लेकिन शेयर से मुराद अपना हिस्सा, क्या वो किसी को बेच सकता हूं? इसका जवाब है यस, यस बेच सकता हूं। जिस बंदे को बेचा जाता है उसे कहते हैं ट्रांसफरी। उसे क्या कहते हैं? ट्रांसफरी। उसे पार्टनर नहीं कहते। अगर फर्ज कीजिए ये 4 लोग थे, हम 4 लोग, हमने पार्टनरशिप की, मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, मैंने भाईजान से कहा यार मैंने बिजनेस में 10 लाख लगाया, मुझे पैसों की जरूरत है, पार्टनर दे नहीं रहे, प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, तुम्हारे पास 10 लाख है तो मुझे दो, मैं ये अपना शेयर तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर देता हूँ। इन्होंने 10 लाख मुझे दिया, मैंने कह दिया मैं अपना शेयर सेल करता हूँ भाईजान को, सेल कर दिया। बताइए ये कौन है? ट्रांसफर। क्या ये इस पार्टनरशिप में पार्टनर बन गए? नहीं। क्यों? पार्टनरशिप में पार्टनर बनता है एग्रीमेंट के थ्रू। इन भाईजान का इनके साथ कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, इनका एग्रीमेंट तो मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हो, तो ये पार्टनर नहीं है, ट्रांसफरी है। हाँ, मैं इनको कह दूंगा कि भाई आइंदा से तुम परेशान ना होना कि एक आउटसाइडर को ऐड कर दिया, ना परेशान ना होना, वो आके तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, डिसीजन मेकिंग जो तुमने करनी है करो, बल्कि अभी तो मैं भी पार्टनर हूं किताबों में, मैं भी, तुम फैसला करोगे मैं भी मशवरा दूंगा, वो आके तुम्हें तंग नहीं करेगा। लेकिन तुमने एक काम करना है, चूंकि मैं अपना शेयर बेच चुका हूं, साल के बाद जो प्रॉफिट होगा वो मुझे नहीं, अगर पार्टनरशिप खत्म होती है तो जो पैसे बचेंगे वो मुझे नहीं देने। किसको देने हैं? प्रॉफिट हो या पैसे हो, पार्टनरशिप इसको जाएंगे, मुझे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन याद रखिए अब प्रॉफिट इनको मिलेगा हर साल क्योंकि मैं अपना शेयर इनको ट्रांसफर कर चुका हूं, लेकिन क्या ये पार्टनर बन गए? छठी एग्जांपल, ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट जो है, हाँ, लायबिलिटी किसकी होगी? लायबिलिटी किसकी होगी? लायबिलिटी किसकी होती है? पार्टनर की। पार्टनर की लायबिलिटी किसकी होगी? मेरी। ठीक है, पार्टनर, वो तो पार्टनर है ही नहीं।
तो ये हो गए 6। ये 6 एक्सेप्शन समझ आ गए। कहानी शुरू कहां से की थी हमने? वो एग्जांपल्स जिनमें प्रॉफिट शेयर होगा, पार्टनर नहीं होगा। जी कोई क्वेश्चन है यहां तक तो पूछ ले। लैंडर ऑफ मनी का बिल्कुल एग्रीमेंट होता है, लोन एग्रीमेंट। नहीं एग्रीमेंट होता है, लेकिन क्वेश्चन है एग्रीमेंट किस चीज का होता है? एग्रीमेंट क्या ये होता है कि मिलके बिजनेस करेंगे, उसमें प्रॉफिट आएगा, बांटेंगे? नहीं, एग्रीमेंट क्या होता है? आप हमें पैसे देंगे, जो प्रॉफिट होगा हम उसका 10% आपको देंगे, सिर्फ ये एग्रीमेंट है। वो लैंडर आके बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, डिसीजन मेकिंग में आके पार्टिसिपेट करता है? नहीं करता। ठीक है, तो वो जो एग्रीमेंट होता है वो लैंडर के केस में विनती, ये बात ठीक है, लेकिन वो एग्रीमेंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता, वो लोन एग्रीमेंट होता है। जी सी मर गया। जी ठीक है, तो खाली काम करने वाले ही हैं, जो मेन इन्वेस्टमेंट की थी वो तो है ही नहीं। हाँ तो सी अगर मर गया तो इसके ए और बी ने इसके वाली वारसन को पैसे देने हैं, या अगर पैसे नहीं दे सकते तो फिर इनके वाली वारसन को कहेंगे कि प्रॉफिट ले लो या इंटरेस्ट ले लो। या अगर इसके वाली वारसान सियाने हुए ज्यादा, वो कहेंगे यार भाई जिस तरह तुमने सी को पार्टनर बनाया था उस तरह इस बच्चे को भी पार्टनर बनाओ ना। वो उनकी आपस की नेगोशिएशन है, वो कैसे सेटल करते हैं इसको। नहीं इसका लॉ के साथ ये उनकी आपस की एग्रीमेंट है। यहाँ पर बताया कि जैसे उनको जब वो विडो होगी उसको प्रॉफिट मिलेगा एक सर्टेन लेटर, जब तक वो डिसाइड करते उसके बाद उनको उनकी ओरिजिनल अमाउंट मिलेगी, तो क्या जो प्रॉफिट है वो उस ओरिजिनल अमाउंट में से माइनस होगा? क्या विडो को अगर 5 साल तक कंपनी पैसे रेज नहीं कर पाती, 5 साल तक विडो को प्रॉफिट का शेयर मिलता रहा, 5 साल बाद जब पैसे मिलेंगे वो टोटल अमाउंट मिलेगी कि उसमें से प्रॉफिट का शेयर लेस होगा? टोटल अमाउंट मिलेगी भाई। वो तो उसको एक्स्ट्रा, वो तो एक तरह से उसको पैसे दे रहे हैं हम उनका कैपिटल इस्तेमाल करने के, कैपिटल इस्तेमाल करना है। मुझे याद है पार्टनरशिप में हमारे में पता नहीं आप आजकल होती है कि नहीं, एक ये होती थी कि जब पार्टनरशिप रिटायर होता है ना और उसके पैसे उसको पे करने होते हैं, अगर पे नहीं किए जाए तो वो कहता है कि लोन बनाओ और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करो 6% के हिसाब से। ये एडजस्टमेंट हमारे ज़माने में होती थी। बहरहाल चलें छोड़े, तो ये वो बेसिकली उसके पीछे अकाउंटिंग के में जो भी चीज़ें पढ़ते थे उसके पीछे ये पार्टनरशिप का ये लॉ था। आगे चलते हैं। कह रहे शेयर प्रॉफिट वाली बात समझ आ गई कि कुछ एग्जांपल ऐसी हैं जिनमें प्रॉफिट शेयर होगा, वो पार्टनर नहीं होंगे। आगे चलें। बिजनेस शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस, प्रॉफिट किसके? बिजनेस के। जो प्रॉफिट करे, कंपनी लॉ में क्वेश्चन था कि कंपनी क्रिएट की जाती है किस पर्पस के लिए? ऑप्शन ए प्रॉफिट के लिए, ऑप्शन बी सोशल पर्पस के लिए, वेलफेयर के लिए, ऑप्शन सी बोथ के लिए, बोथ के लिए। लेकिन कंपनी दोनों पर पार्टनरशिप बनाई जाती है, ये किस लिए? अगर चैरिटी पर्पस के लिए कुछ लोग मिल जाएं, ठीक है, तो वो पार्टनरशिप नहीं होगी, वो बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस का मतलब क्या है? प्रॉफिट पर्पस के लिए कोई एक्टिविटी की जाए, ठीक है। अगर मिलके कोई कहते हैं यार सारे पैसे डाल के गरीबों की मेहनत करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, क्या ये पार्टनरशिप होगी? नहीं होगी। अच्छा 2 एग्जांपल दे रहा हूं आपको। पता है अकाउंटिंग में प्रॉफिट किसको कहते हैं? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, सेल्स में। 2 एग्जांपल दे रहा हूं, आपने पहचानना है इसमें किसमें पार्टनरशिप है किसमें नहीं है। एक फादर की डेथ हुई, 2 बच्चे थे, उनके नाम पे जॉइंट प्रॉपर्टी, एक तो वो घर है जिसमें वो रह रहे हैं, एक गुलबर्ग में एक बिल्डिंग है, कोठी है गुलबर्ग में। उन्होंने फैसला ये किया कि ये गुलबर्ग वाली जो प्रॉपर्टी है इसको रेंट पे देते हैं, जो भी रेंट आएगा आधा आधा कर लेंगे। पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन, उन्होंने कहा यार ये जो गुलबर्ग है लोकेशन अच्छी है, ऐसा करते हैं इसको होटल में कन्वर्ट करते हैं, पैसे उसे लगाते हैं इसमें, मैनेजर वगैरह भी अपॉइंट करेंगे और जो रेवेन्यू आया करेगा उसमें से सैलरीज पे करके, रिपेयर मेंटेनेंस पे खर्चे जो होंगे वो पे करके, बाकी जो बचेगा आधा आधा कर लेंगे। ये 2 ऑप्शन है। बताइए किस में बिजनेस है, किस में पार्टनरशिप है और किस में नहीं है? पहले वाली में पार्टनरशिप है नहीं, रेंट वाली में नहीं है। होटल वाली में है पार्टनरशिप, यस, क्योंकि रेंट वाली में बिजनेस ही नहीं, बिजनेस वो होता है जिसमें प्रॉफिट शेयर किया जाए। पहले वाली एग्जांपल में प्रॉफिट शेयर नहीं हो रहा, क्या शेयर हो रहा है? रेंट, रेवेन्यू शेयर हो रहा है। जब रेवेन्यू शेयर हो रहा हो वो पार्टनरशिप नहीं होती, ठीक है। हाँ जब प्रॉफिट शेयर हो रहा होगा वो बिजनेस है, वो पार्टनरशिप होती है। ये बिजनेस का मतलब समझ आ गया। फिर अगला कंसेप्ट, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। ABC 3 पार्टनर है, क्या पॉसिबल है कि कुछ पार्टनर बिजनेस करें, कुछ पार्टनर घर बैठे? चाहे तो सारे बिजनेस करें। कैरीड ऑन बाय ऑल का मतलब यह चलाएगा कौन? चाहे ऑल चलाएं, चाहे उनमें से ऐसा पॉसिबल है कि एक बंदा घर बैठा हुआ है, वो पार्टनर है और घर बैठा है। आपने शायद कॉमन लाइफ में ये नाम एक टर्म सुनी हो, साइलेंट पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर के नाम से। वो इसी तरह के पार्टनर को कहा जाता है जो घर बैठ के सुकून से घर बैठा होता है
और काम दूसरे लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, इन लोगों को एक्टिव कहा जाता है, एक्टिव पार्टनर है, और इनको कहा जाता है स्लीपिंग या साइलेंट या डोरमेंट का वर्ड यूज होता है। तो ये बात समझ आ गई कि पार्टनरशिप का बिजनेस चाहे तो सारे चलाएं, चाहे उनमें से कुछ चलाएं और कुछ ना चलाएं। पार्टनरशिप समझ आ गई। अच्छा, बाकी अब रिलेटेड डेफिनेशन है। जो पार्टनरशिप समझ आ गई तो ये भी आपको समझ आ जाएंगे। पार्टनरशिप के अंदर जो ओनर्स होते हैं उन्हें इंडिविजुअली क्या कहते हैं? पार्टनर। और कलेक्टिवली क्या कहते हैं? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये सारे पार्टनर हैं। मैंने ए को एडवांस दिया, यार वो चीजें सप्लाई कर देना मुझे, मैं क्या कहूंगा? मैंने ए को पैसे दिए, कि मैं कहूंगा मैंने बी को दिया, सी को मैंने फम। इसका मतलब फम, जब हम कलेक्टिव टर्म बोलते हैं ना फम, इसका मतलब ये होता है मैंने बजाहिर दिखने में ए को पैसे दिए, लेकिन असल में मैंने तीनों को पैसे दिए। कलेक्टिव टर्म फम का मतलब ये होता है, मैं ये नहीं कहूंगा मैंने ए बी सी को पैसे दिए, मैं क्या कहूंगा? मैंने फर्म को पैसे दिए। जब पैसे मैं हालांकि एक पार्टनर को दे रहा हूं, लेकिन लीगली लॉ क्या कहता है? ये मैंने पैसे एक, जैसे होता था कंपनी के केस में डायरेक्टर को पैसे देते थे हम, लेकिन क्या कहते थे? एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है? कंपनी के साथ। तो मैंने पैसे इनको दिए, एग्रीमेंट होगा तो उसमें क्या लिखा होगा? मैंने पैसे किसको दिए? फर्म को दिए। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब यह मैंने पैसे दिए इनको, ये भाग गए, क्या मैं इनसे पैसे निकलवा सकता हूं? यस। क्यों? ये कहेगा मुझे पैसे नहीं दे, मैं कहूंगा नहीं, मैंने पैसे उसको भी नहीं दिए, मैंने तो पैसे दिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म को दिए। और फर्म का मतलब आप भी, फर्म का मतलब आप भी, फर्म का मतलब आप, पार्टनर्स कलेक्टिवली फर्म कहलाते हैं। ये कंसेप्ट आना जरूरी है। थर्ड पार्टीज के साथ जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो पार्टनर्स की इंडिविजुअल या पर्सनल नहीं होती, वो किसकी होती हैं? फर्म की। जिस तरह एक कंपनी अपने डायरेक्टर्स के थ्रू एक्ट करती है सारे, उसी तरह एक पार्टनरशिप फर्म पार्टनर के थ्रू करते हैं। हाँ, लेकिन कंपनी की सेपरेट लीगल स्टेटस था, पार्टनरशिप फर्म का सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता। पार्टनर में और फर्म में समझ आ गई? पार्टनर जब एक दूसरे को कहेंगे ना, बात करेंगे तो कहेंगे ये पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, लेकिन एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए सारे पार्टनर्स क्या कहलाते हैं? फर्म। फर्म का जाहिर कोई नेम होगा, जैसे कंपनी का नेम होगा, बस इससे ज्यादा इसमें कोई कंसेप्ट नहीं। एक्ट ऑफ फर्म, एक्ट ऑफ फर्म, एक्ट ऑफ फर्म से क्या मुराद है? ये भाईजान एक फर्म में पार्टनर हैं, इन्होंने दूसरे बंदे से जाके कहा यार हमारे बिजनेस में ना एसी आके इंस्टॉल कर देना, ये बिजनेस का एड्रेस है। वो भाई एसी आके इंस्टॉल करके पैसे कौन देगा? मिस्टर ए के फर्म। क्यों? ये एक्ट इनका नहीं था, ये मिस्टर ए का पर्सनल एक्ट नहीं था, नहीं था, फर्म का एक्ट था। कैसे पता फर्म का एक्ट था? फर्म के बिहाफ पे किया, बिजनेस के लिए किया। शाबाश। घर गए, सब्जी वाले से कहा यार ये 2 किलो भिंडी दे देना, पैसे कल दूंगा तुम्हें। अब ये सब्जी वाले ने इनको सब्जी दी, क्या सब्जी वाला सुबह अगर ये पैसे नहीं देते फर्म से जाके पैसे मांग सकता है? क्यों? ये एक्ट ऑफ फर्म नहीं है, ये एक्ट ऑफ इंडिविजुअल है। इसका मतलब है ये भाईजान एक्ट कर रहे होंगे ना, कभी एक्ट कर रहे होंगे एज पार्टनर ऑफ फर्म, और कोई जिंदगी में काम कर रहे होंगे एज इंडिविजुअल। क्या हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि इनका कौन सा एक्ट ऐसा है जो एक्ट ऑफ फर्म है और कौन सा एक्ट ऐसा है जो कि इंडिविजुअल है? इनका ये जानना जरूरी, डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, कैसे करते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये भी नहीं बता रहा, लेकिन अभी ये बता रहा हूं कि डिफरेंशिएट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो इनके एक्ट ऑफ फर्म होंगे उनके लिए फर्म लायबल है, जो इनके इंडिविजुअल पर्सनल एक्ट हैं फर्म लायबल नहीं है। ये जाके कहते हैं एसी मेरे घर में इंस्टॉल कर दो, फर्म पैसे देगी? नहीं देगी। वो एक्ट ऑफ, ये कहते हैं एसी जाके बिजनेस में इंस्टॉल करो। अच्छा, यहां तक एग्जांपल से बाज़ औक़ात कहानी में ट्विस्ट आता है। क्या? फर्म टाइल्स बेच रही होती है और पार्टनर जाके टाइल वाले को कहता है मेरे घर में जरा टाइलें भिजवा दो। तो कुछ लोग होते हैं ना जो सामान बेचते हैं घर में स्टोर भी करते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन मार्क राइज होगा कि ये एक्ट ऑफ फर्म है कि इंडिविजुअल एक्ट है। ये दोनों में हो सकता है। अगर तो उसने स्टोरेज के लिए घर मंगवाया सामान और सुबह ऑफिस जाते हुए साथ लेके जाएगा, और अगर उसने अपने कमरे में लगवा दी, तो हमारे लिए इसलिए डिफरेंशिएट करना कि किसी भी पार्टनर का एक्ट उसका जाती एक्ट है या फर्म का, ये जरूरी है। ये बात समझ आ गई? थर्ड पार्टी किसको कहते हैं? पार्टनरशिप में 2 ही लोग। देखें, जैसे एजेंसी में 3 लोग होते थे, एजेंट, प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी।
एजेंट और प्रिंसिपल के अलावा जो भी लोग होते थे उन्हें क्या कहते हैं? पार्टनरशिप के क्वेश्चन में पार्टनर्स के अलावा जो भी लोग होते हैं वो कौन हो सकते हैं? लैंडर हो सकता है कोई, उसके लिए भी थर्ड पार्टी का वर्ड यूज किया जाएगा। कस्टमर, उसके लिए भी थर्ड पार्टी का वर्ड यूज किया जाएगा। सप्लायर, उसके लिए भी थर्ड पार्टी का वर्ड। ये क्लियर है? थर्ड पार्टी। अच्छा, ये तो हो गया डेफिनेशन और कुछ टर्म्स मैंने आपको समझा दी। डेफिनेशन क्लियर? अब आप कह रहे होंगे सर एसेंशियल्स कल करेंगे, 5 मिनट रह गए हैं बस, 5 मिनट में एसेंशियल थोड़ी हो सकते हैं। हालांकि एसेंशियल हो गए हुए हैं, हो गए हुए हैं। नहीं लेकिन अभी देखते हैं एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप। एसेंशियल्स का मतलब क्या है? कौन सी चीजें हैं जो पार्टनरशिप के लिए जरूरी हैं? अगर इनमें से एक भी चीज नहीं हुई पार्टनरशिप नहीं होगी। एक भी चीज इसमें से ना हुई ना तो वो पार्टनरशिप नहीं होगी। पहली चीज, देयर मस्ट बी ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। बताइए, पढ़ लिया कि पढ़ना है? उसमें आपको पता है ना कि एग्रीमेंट में कौन कौन सी चीजें लिखी जाती हैं? 2 और मोर पर्सन होने चाहिए। पढ़ लिया कि पढ़ना है? पता है ना बैंकिंग बिजनेस में, अदर में बैंकिंग बिजनेस में कम से कम कितने मेंबर? गलत, कम से कम बोला है 2, मैक्सिमम 10 थे। आगे चलते हैं। कैरी ऑन बिजनेस, बिजनेस करेंगे। चैरिटेबल काम करें वो बिजनेस होता है? पार्टनरशिप भी नहीं होगी। रेंट को शेयर करें वो भी पार्टनरशिप नहीं होगी। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होनी चाहिए। शेयरिंग ऑफ लॉस लाजमी नहीं है। शेयरिंग ऑफ लॉस में भी हो में भी ना हो। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है यार, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं कहा। इसका मतलब क्या है? क्या ऐसा पॉसिबल है एक पार्टनर को कहें भाई तुम्हें प्रॉफिट तो मिलेगा लॉस नहीं मिलेगा? पॉसिबल है। तो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट शेयर करना लाजिम है, लॉस शेयर करना लाजमी नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी, हाँ ये कंसेप्ट है वो जो आपका एजेंसी वाला। अगर मैं आपसे कहूँ ना एजेंसी वाला टॉपिक में सबसे आपको अच्छा कंसेप्ट कौन सा लगा, तो आप 2 कंसेप्ट कहेंगे प्रोबेबली। मुझे तो 2 ही लगे अच्छे। एक अथॉरिटी वाला था कि अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे तो क्या होगा, और एक सीक्रेट प्रॉफिट वाला था। सीक्रेट वाला और भी कंसेप्ट होंगे, मुझे 12 ये 2 है। असल में पार्टनर भी एक दूसरे के एजेंट होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं। ये देखें ABC 3 पार्टनर है ना। वो सुनेगा, ए एजेंट है, बी का भी सी का भी। मतलब अगर ए कोई एक्ट करता है बी और सी उसके लिए लायबल होंगे। ए बी और सी का एजेंट है, इसका मतलब समझ आया? अब आगे सुने, ए बी और सी का प्रिंसिपल भी है। मतलब अगर बी और सी कोई काम करेंगे तो ए उसके लिए लायबल है। इसका मतलब हर पार्टनर एट द सेम टाइम दूसरे पार्टनर्स का एजेंट भी है, प्रिंसिपल। एजेंट का मतलब ये पार्टनर जो काम करेगा दूसरे भुगतेंगे, और प्रिंसिपल होने का मतलब दूसरे जो काम करेंगे ये भुगतेगा। इसमें अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ आपको इतना समझा रहा हूं कि इसमें ये अथॉरिटी और सीक्रेट प्रॉफिट वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा। एजेंसी के ये 2 कंसेप्ट हमारे इधर अप्लाई होंगे। कैसे होंगे केस स्टडी में डिस्कस करेंगे। सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता पार्टनरशिप का। जॉइंट एंड सेवरल अनलिमिटेड लायबिलिटी। जॉइंट एंड सेवरल अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब 2 मिनट में बात खत्म। ये भाई ने मेरे से 10 लाख लिया, भाग गए, क्या मैं इनसे रिकवर करवा सकता हूं? लॉ ये कहता है अगर आपने 10 लाख इसको दिया और ये वापस नहीं कर रहे, मैं केस करूंगा रिकवरी का। किसके खिलाफ कर सकता हूं? सेवरल का मतलब होता है सेपरेट। मैं फर्म का मतलब सारे पार्टनर। मैं इसके खिलाफ भी केस फाइल करता हूं, सिर्फ इनके खिलाफ भी कर सकता हूं, ए के खिलाफ, सिर्फ बी के खिलाफ भी कर सकता हूं, सिर्फ सी के खिलाफ भी कर सकता हूं, और तीनों के खिलाफ कर सकता हूं। तीनों को बांध के तीनों से पैसे रिकवर करवा सकता हूं, ऐसे भी हो सकता है। और अलग अलग करके सिर्फ इनसे पैसे भी निकलवा सकता हूं, सिर्फ इनसे भी निकलवा सकता हूं, सिर्फ इनसे भी निकलवा सकता हूं। ये सेवरल का मतलब क्या है? अलग भी मैं केस फाइल कर सकता हूं। जॉइंट का मतलब क्या है? मिला के भी। मुझे लगे ना ये 2 सामियां मोटी है दोनों, इनसे पैसे निकलेंगे, ये फारग है कंगाल है, तो मैं इनके खिलाफ केस फाइल करके पैसे थोड़ी जाया करूंगा। क्या मैं सिर्फ ए और बी के खिलाफ केस फाइल कर सकता हूं? यस, जॉइंट का मतलब ये है। अगर मुझे लगे सिर्फ इसी से रिकवरी होगी, मैं सिर्फ इससे 10 लाख दिया था वापस नहीं किया, मेरे पास पहली ऑप्शन तीनों के खिलाफ केस फाइल कर सकता हूं। इनसे 3 लाख इससे निकलवा लिया, 2 लाख इससे, 5 लाख इससे, ठीक है, ये जॉइंट का केस है। क्या सिर्फ इनके खिलाफ केस फाइल कर सकता हूं? सेवरल का केस है। क्या मैं इनके खिलाफ केस फाइल करके सारे के सारे इनसे रिकवर करवा सकता हूं? यह है अनलिमिटेड लायबिलिटी।
कि एक ही बंदे से सारे पैसे रिकवर करवा लेना। अगर पार्टनरशिप के सरकारी अकाउंट्स में पैसे नहीं भी हैं तो भाईजान घर से ला के मुझे पैसे देंगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है। आपको पता है लायबिलिटी कंसेप्ट डिफरेंट था उससे। ये था हमारा, ये कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी था, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड, ये हमारा कंसेप्ट था। अब आपने होम सेटलमेंट करनी है। एक एग्जाम टिप सुन लें, आपको केस स्टडी में होम सेटलमेंट में भी क्वेश्चन मौजूद है, कहेगा कि ये फैक्ट्स हैं, बताओ एक बिजनेस के ये पार्टनरशिप है कि नहीं। आपने डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करेंगे? आप देखेंगे अगर ये सारे एसेंशियल्स मौजूद हैं पार्टनरशिप है। अगर 7 में से 6 मौजूद है, एक क्लियरली कह दिया उसमें मौजूद नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है। आगे सुने आखिरी बात, 7 में से 6 कह दिया मौजूद है, एक के बारे में साइलेंट है, तो हम एज्यूम करेंगे कि साइलेंट वाली प्रेजेंट है और ये पार्टनरशिप है। साइलेंट होना और बात होती है, ना कर देना और बात होती है। जब क्वेश्चन में ना कर देगा ना कि ये एलिमेंट मौजूद नहीं है तो हम कहेंगे ये पार्टनरशिप नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन में साइलेंट रहेगा तो हमने क्या कहना है? एज्यूम कर लेना है। ठीक है, ये बताया था ना किसी लेक्चर में कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर प्राइस के बारे में कुछ भी तय ना हो तो प्राइस देनी होती है कि नहीं, लेकिन अगर ये तय हो कि प्राइस नहीं दी जाएगी, ये सिचुएशन है। ये फर्क, दोनों में फर्क है। ठीक है, चलिए बहरहाल आज आपने होम सेटलमेंट करनी है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।